दिल्ली कलाथ मिल, पहले तो मैं यही बता देता हूँ कि बंद क्यों हुई थी। प्रदूषण समस्या को दृष्टिगत कर जो ये कंपनी को अपना कपड़ा मिल बंद करने का आदेश दिया गया, डीसीएम ने इस आदेश की जो आड़ में दूसरी जगह भी ले ली, ये जगह भी नहीं छोड़ी और दूसरी जगह भी ले ली। यूनिटी ग्रुप ने यहाँ दा मार्लिस नाम के 10 टावर बन चुके हैं। इन्होंने क्या गालमेल किया कि वहाँ पर आसपास की कोठियाँ लेके 2-4 अवैध रूप से जो नक्शे में पास नहीं है गेट, वहाँ पर अवैध रूप से इन्होंने गेट खोल रखा है। ये मैनेजिंग डायरेक्टर डीसीएम लिमिटेड के नाम है। ये कौन सा है? 1990 का है। जर्नैल सिंह जिन्होंने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थे उनके लेटर हैं। ये सब पुराने, बहुत पुराने दस्तावेज हैं। केवल सलम का विभाग द्वारा ही निर्माण कार्य वहाँ किया जा सकता है। था पास्ट टेंस हो गया नहीं जी, अब तो वहाँ पर जादूगरी चल रही है। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं जल को दिल्ली। आज हम बात करेंगे बादली के पूर्व निगम पार्षद और स्टैंडिंग कमेटी के डिप्टी चेयरमैन विजेंद्र यादव से, जो समय समय पर स्थानीय मुद्दों को उठाते रहते हैं, तमाम बातों को लेकर के चर्चाओं में रहते हैं। और आज हम इनसे डायरेक्ट बातचीत करेंगे क्योंकि एक डीसीएम का मुद्दा जो है दिल्ली क्लॉथ मिल, इसका मुद्दा पूरी दिल्ली में जो है वो इस समय उनके जब से चर्चा हो रही है कि विजेंद्र यादव इन्हें लेकर के काफी चर्चाओं में है, तो ये मुद्दा भी काफी चर्चाओं में आ गया है। आज तमाम विषयों को लेकर के हम बात करेंगे सीधी विजेंद्र यादव जी से। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल जल को दिल्ली पर स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। आप हमेशा चर्चाओं में रहते हैं और एक बार दोबारा आप चर्चा में आ गए डीसीएम को लेकर, तो डीसीएम क्या है सर? सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा। डीसीएम कंपनी जो दिल्ली कलाथ मिल, पहले तो मैं यही बता देता हूँ कि बंद क्यों हुई थी। ये जो मिल का बदलाव फायदा अनैतिक रूप से लेने के लिए मिल को बंद करके इसके स्थान पर करोड़ों करोड़ों रुपए की मोटी गेम खेलने के लिए एक चाल चली गई थी। दरअसल 1962 में एमपीडी मास्टर प्लान जो स्थापना हुई थी, उस समय डीसीएम लिमिटेड गैर रजिस्टर्ड कंपनी के रूप में दिल्ली की घनी आबादी वाला क्षेत्र है, वहाँ पर कार्य कर रही थी, चल रही थी। और प्रदूषण समस्या को दृष्टिगत कर जो ये कंपनी को अपना कपड़ा मिल बंद करने का आदेश दिया गया, ये और भी अकेले डीसीएम को ही नहीं दिया गया था, बहुत सी और भी कंपनियों को दिया गया था। और डीसीएम ने इस आदेश की जो आड़ में अन्य जगह जगह दूसरी जगह भी ले ली, इसके बदले में ये जगह भी नहीं छोड़ी और दूसरी जगह भी ले ली, खाली नहीं किया इस जगह को। अच्छा। फिर 1983 में एक संशोधन कर जो कंपनी को उक्त जमीन अपने हक में इस्तेमाल करने की अनुमति मिली। जैसे आप चर्चा कर रहे थे कि जी मिली क्या, मैं इस विषय पे भी आपको बता दूं कि ये बात सही है कि जो डीसीएम ने इस जमीन का यूज करने के लिए अपने हक में करने के लिए अधिकार लिया था, लेकिन उसकी सच्चाई यही है कि ये अधिकार उसने अपने रसूख का इस्तेमाल कर और गलत तथ्यों के आधार पर बहुत सारी सच्ची बातों को अंधेरे में रखकर, जो ये कुछ अधिकारियों की भी, जो डीडीए के अधिकारी थे, उनकी भूमिका भी संदिग्ध थी। लेकिन डीडीए के इस निर्णय से जनता में जबरदस्त आक्रोश था और इसे देखते हुए जो तत्कालीन सरकार ने भी डीडीए से अपना संशोधन वापस लेने के लिए, रद्द करने के लिए कहा। और पार्लियामेंट में, संसद भवन में भी ये बताया गया कि कंपनी को ये जमीन किसी प्रकार के उपयोग के लिए नहीं दी जानी चाहिए, सरकार को इसे अपने अधिकार में लेकर जन कल्याण हेतु यूज करना चाहिए था। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय में लगभग 12 एकड़ जमीन जो डीसीएम लिमिटेड कर्मचारी को आवास के लिए सुरक्षित रखी गई थी, जिस पर कर्मचारियों के लिए आवास बनने थे, डीसीएम ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए गरीब जो कर्मचारियों के आवास देने के बजाय उनसे एक लिखित अंडरटेकिंग ले ली कि उन्हें आवास की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं जिस मकसद से उनको ये जमीन दी गई उसकी आवश्यकता ही नहीं थी, तो फिर नियम के मुताबिक जमीन वापस लेकर उसे बोली ऑक्शन लगाकर, नेशनल लेवल पर ऑक्शन लगाकर, जिससे कि एमसीडी को फायदा होता, सरकार का भी भला होता, उसको फिर नियम के मुताबिक जमीन की बोली लगनी चाहिए थी, लेकिन नहीं लगाई गई। राजधानी में दिल्ली में लगभग 12 एकड़ भूमि से कितना राजस्व मिलता, इसका अंदाजा भी लगाया नहीं जा सकता कि वो कितने करोड़ों करोड़ रुपए में वो चीज
लाभांश होता किसका, राजस्व का। तो आपने ये बताया डीसीएम क्या है, डीसीएम क्यों बंद हुई। अब ये बताइए यादव जी, 1990 में सुप्रीम कोर्ट के क्या आदेश थे। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डीसीएम लिमिटेड के लिए 1990 में जो आदेश दिए, ऑर्डर दिए, वो ये थे कि डीसीएम लिमिटेड 47 एकड़ जमीन को अपने कर्मचारियों के आवास के लिए यूज करे तथा अपने उपयोग के लिए जो मतलब यहाँ प्रदूषण मुक्त इकाई घोषित करे और साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि कंपनी के द्वारा जो लगभग 12 एकड़ जमीन थी लीज की दी हुई, उस पर किसी प्रकार का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने यह निर्णय भारत सरकार पर छोड़ दिया था कि वो चाहे इसे भाई डीसीएम लिमिटेड कंपनी से करवाए या स्वयं इसका इस्तेमाल जनहित में कार्यों के लिए करे। मास्टर प्लान 2001 जब अस्तित्व में आने के बाद उसके तहत 1990 में जो प्रस्ताव पारित किया गया वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, एक बात तो ये है, बड़े दुख की बात है कि जो आदेश दिया गया था कि भाई दिल्ली वालों के हित को ध्यान में रखकर यह दिया गया था कि मास्टर प्लान 2001 के अनुसार 1990 में ये जो प्रस्ताव पास किया था, लगभग 12 एकड़ जमीन पर 2 स्कूलों को और 200 बेड वाले अस्पतालों के लिए यूज करने के लिए दिल्ली की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए, जो स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना नितांत आवश्यक था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और कंपनी के द्वारा इस जो भूमि का अपने फायदे के लिए दुरुपयोग किया गया। स्कूल अस्पताल बनाए नहीं गए, उनके स्थान पर अपने फायदे के लिए बहुमंजिला टावर्स यूनिटी ग्रुप, वो भी इनका एक मतलब पार्ट है, उसने यूनिटी ग्रुप ने यहाँ द मार्लिस नाम के मतलब निर्माण से फ्लैटों के जो टावरों के 10 टावर बन चुके हैं, बहुत बड़े बड़े टावर जिसमें 30, 40, 40 मंजिल के टावर हैं। पर लेकिन इन्होंने भी एक और नया जादू देखिए इनका। इन्होंने क्या गालमेल किया कि वहाँ पर आसपास की कोठियाँ लेके 2-4 और उनमें से अमलगमेशन करके अवैध रूप से जो नक्शे में पास नहीं है गेट, वहाँ पर अवैध रूप से इन्होंने गेट खोल रखा है। तो ये अमलगमेशन करके इसकी भी सीबीआई से जांच होनी चाहिए और ये परत दर परत जब ही खुलेगी जब ये चीज सामने आएगी। आपका एक मेरा आरोप है इनके ऊपर, भाई डीडीए के अधिकारियों ने जो डॉक्यूमेंट 93 को छुपाया, वो क्यों छुपाया उसका मैं कारण बताता हूँ। क्या मायने हैं उसके? हाँ यस, ये इसको छुपाने के पीछे एक मकसद षड्यंत्र कंस्पायर रचा गया था कि इस जमीन का जो दुरुपयोग करके ये मतलब ज्ञातवा हो आपको कि बाड़ा हिंदू राव जो डीसीएम लिमिटेड की जो भूमि सलम में आती है, उसका मास्टर प्लान और जोनल प्लान में जो उपयोग करने के लिए क्षेत्र को भीड़ भाड़ से बचाने के लिए रखी थी। अगर डॉक्यूमेंट 93 का जिक्र हो जाता तो डीसीएम को और उसके दूसरे जो डीडीए के भ्रष्ट अधिकारी थे उनकी मिली भगत से इस 93 को छुपा के, और नतीजा ये हुआ कि डीसीएम लिमिटेड की जमीन पर टेक्नो प्लाजा का निर्माण कार्य शुरू हो गया था। और मैं आपको एक बात और डीडीए के उपाध्यक्ष, पूर्व उपाध्यक्ष के बारे में जानकारी देना चाहूँगा, अनिल कुमार जी से के विषय के बारे में। उन्होंने इसके छानबीन के आदेश दिए थे और उसकी कॉपी जो मेरे पास है, मैंने उसमें पढ़ा पूरा माजरा क्या है, उसको देखा। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि डीडीए के जो पूर्व उपाध्यक्ष अनिल कुमार जी थे, उन्होंने इस जमीन के जो दस्तावेज की छानबीन और इस पर जो आसपास कब्जाई गई जमीन थी, वो अतिरिक्त भूमि के सर्वेक्षण को मतलब आदेश दिया था, लेकिन इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस आदेश को कागज की टोकरी में फेंक दिया गया। और जो डीडीए के पूर्व उपाध्यक्ष कोई छोटी पोस्ट तो होती नहीं ना जी, बहुत बड़ी पोस्ट होती है, उस पर बैठा हुआ व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है, लेकिन आप उनके रसूख का अंदाजा लगा सकते हैं एमसीडी वालों का। मैंने इसके विषय में बहुत गहरी छानबीन की है, आरटीआई लगाई है, मेरे पास हजारों की संख्या में दस्तावेज हैं। अच्छा, आपने मेरे पास इनकी पूरे जो कुंडली है ना जी, मेरे पास 35 लोग आए डीसीएम के जो वहाँ पर आवास
में रहने वाले कर्मचारी थे, उन कर्मचारियों ने मुझे पूरा दस्ता दे के गए हैं। वो लगभग 5 किलो पुराना कागजात दे के गए हैं। उन्होंने मुझे दिखाया, बताया कि जी ये जो दिल्ली क्लॉथ मिल है, इस जमीन पर जो अधिकार करने के जो रास्ते अपनाए गए हैं, हम उनसे संतुष्ट नहीं है। हम देख रहे हैं आपकी टेबल पर बहुत सारे दस्तावेज रखे हैं, तो क्या वो दस्तावेज उन्हीं लोगों के हैं? ऐसे ऐसे येलो कलर के पुराने दस्तावेज है, कोई आधा फटा हुआ, कोई समझा एक बार नहीं। उधर भी दिखाए और सर आप भी वो डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। तो यादव जी ये दस्तावेज किसने दिया आपको? उन्हीं लोगों ने? उन पुराने जो वहाँ पर कर्मचारी हैं, उन्होंने बेचारों ने अपनी लड़ाई को, ये देखो किस किस के हैं ये मैनेजिंग डायरेक्टर DCM लिमिटेड के नाम है। ये कौन सा है? 1990 का है कि जी इसमें ये कितने पुराने इसके अंदर में ये सब चीज़ें, ये सब जर्नैल सिंह जिन्होंने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थे उनके लेटर हैं, ये सब बहुत पुराने दस्तावेज हैं। दिल्ली के दिल में बसता एक सपनों का शहर, उसका पूरा डिटेल है कि भाई ये जो है क्या क्या। ये देखिए, भारत की राजधानी में दिल्ली में महाघोटाला, फॉर हेल्ड स्लोगन साउटेड इन हाई कोर्ट घोटाला, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। इस घोटाले में पांच विपक्ष शामिल, दोनों सुप्रीम कोर्ट, ये सब 1990 का। ये उपराज्यपाल DD अध्यक्ष के रूप में अक्षम, ये विजय गोयल जी ने भी CBI जांच की मांग की थी। केंद्रीय मंत्री विजय गोयल मंत्री थे। और उसके अलावा आप समझिए जगदीश टाइटलर जी ने भी इस विषय को वहाँ पर उठाया था, पार्लियामेंट में उठाया था। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि जो ये दिल्ली क्लॉथ मिल के द्वारा इस जमीन पर जो अधिकार करने के जो रास्ते अपनाए गए हैं, उनसे मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ। और जो 35 लोग मेरे पास आए हैं, चाहे उसके अंदर रविंदर शर्मा जी हैं, एक कैलाश गुप्ता जी हैं, वो लोग मुझे इस बात को बता कर गए हैं कि जी हमारे साथ किस किस तरीके से धोखाधड़ी हुई है। DCM के द्वारा बहुत से हथकंडों का प्रयोग करके DCM लिमिटेड के द्वारा इस जमीन पर रिहायशी और जो फ्लैटेड फैक्ट्री भवन निर्माण करके बनाने के लिए DDA के अधिकारियों को दिनांक 6/4/1990 को मेरे पास एक पत्र है, उसकी कॉपी है, मैं लिखकर उनसे निर्माण करने के लिए NOC की मांग की थी, जिसे DDA के अधिकारियों ने बिना किसी छानबीन के, बिना किसी जांच के DCM लिमिटेड को दे दिया, गलत तरीके से, आंख बंद करके। जबकि उस समय में अवैध कार्य को देखते हुए हाई कोर्ट के एक अधिवक्ता ने DDA के जो अधिकारी SP जखनवाल से पत्र के माध्यम से दिनांक 13/10/1992, वो भी पत्र मेरे पास है, उसको ये कहा गया था कि जी लगभग 17 एकड़ जमीन आम आदमी के उपयोग के लिए है, जिस पर DCM लिमिटेड के द्वारा अवैध रूप से कब्जा करके निर्माण कार्य किया जा रहा है। बाड़ा हिंदूराव स्थित जो DCM कॉम्प्लेक्स जो की अधिसूचित सलम भूमि है के पूर्ण विकास हेतु जो प्रस्ताव DDA ने पारित किया, उसको मैं समझता हूँ कि बनाने के लिए NOC देनी नहीं चाहिए थी, अवैध तरीके से ले ली। सलम अधिनियम 1956 की धारा 110/7 के अंतर्गत केवल सलम का विभाग द्वारा ही निर्माण कार्य वहाँ किया जा सकता है। था पास्ट टेंस हो गया ना जी, अब तो वहाँ पर जादूगरी चल रही है। यहाँ सलम विभाग नहीं, DCM बिल्डिंग बना रहा है। अजीब खेल है। भूमि सलम की अनुमति DDA और अनुमति के साथ निर्माण कौन कर रहा है? DCM कर रहा है। ये एक संगठित लूट है, ऑर्गेनाइजेशन लूट है। इसको लेकर अब मैं कोर्ट जा रहा हूँ, हाई कोर्ट, और जिस दिन जांच होगी उस दिन सब जो तस्वीरें साफ होंगी और पीड़ितों को न्याय मिलेगा। उनको न्याय दिलाने के लिए मैं अदालत का दरवाजा खटखटाने जा रहा हूं, लेकिन ये भरोसा दिलाता हूं कि जिस दिन जांच होगी उस दिन सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और पीड़ितों को जो न्याय मिलेगा, उनसे जो उनको इंसाफ पाने का रास्ता देखते हैं दुनिया में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप इस बात को समझ सकते हैं। DCM लिमिटेड जो है उसने ग्रुप हाउसिंग की आड़ में परमिशन ली और इसमें घोटाले की बू आ रही है। कैसे? देखिए, बाड़ा हिंदू राव स्थित जो सलम की जमीन पर अपना कब्जा रखने के लिए DCM करोल बाग ने हर मौके पर, हर जगह पर षड्यंत्र का सहारा लिया है। षड्यंत्र के कारण ही उसे कुछ आंशिक रूप से सफलता भी मिली, बाद में समाप्त हो गई। अधिकारियों के सामने गलत तथ्य पेश कर दिए और DCM लिमिटेड ने जो दिल्ली अर्बन आर्ट कमिश्नर लैंड सीलिंग एक्ट के अनुसार ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी हाउसिंग की आड़ में परमिशन दी है। लेकिन DCM लिमिटेड की ऐसी कोई परियोजना नहीं थी। DCM लिमिटेड इन बनने वाले फ्लैटों की बुकिंग जो
आम लोगों में करके उसे करोड़ों करोड़ों रुपए में फ्लैटों को बेचकर पैसा कमाने के लिए, मुनाफा कमाने का प्लान कर रहा था। दिनांक 11/10/1984 को जो MCD ने प्रस्ताव संख्या 1126 ये पास किया है कि यहाँ पर बने हुए जो लगभग 4000 क्वार्टर और रामलीला ग्राउंड जो कि बाड़ा हिंदूराव किशनगंज में स्थित है, उनको DCM लिमिटेड से वापस लिया जाए। शहरी विकास मंत्रालय ने इस जमीन के घपले को लेकर, जो कि लगभग 3000 करोड़ रुपए के बराबर है, 3000 करोड़। आप सोचिए, एक प्रदीप कमेटी के नाम से 24/7/1985 में एक कमेटी गठित की गई थी। इस कमेटी की रिपोर्ट 30/7/1986 में आ गई और इस भूमि घोटाले के बारे में DCM लिमिटेड द्वारा की गई जो अनियमितताओं को खुलासा हुआ है, उसके अंदर जो प्रदीप कमेटी थी। और इस जो DCM कंपनी है, इसको किस समझौते के तहत बंद किया गया था, ये भी मैं आपको जानकारी दे दूं। DCM लिमिटेड एक समझौते के तहत 1/4/1989 को ID एक्ट की धारा 25/01 के तहत बंद हुई थी, जिसका पहला मुख्य आधार यह था कि मिल बंद होने के 1 महीने के भीतर ही सबको प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी, जो उनका बोनस और अन्य जो बकाये थे वो मजदूरों के स्वयं को देने थे, लेकिन दिया नहीं। समझौते का दूसरा आधार था जो 2476/88 के तहत हाई कोर्ट में क्वार्टर खाली करने के लिए वहां रह रहे लोगों को अंडरटेकिंग देनी थी, लेकिन यहाँ लोगों ने कोई अंडरटेकिंग दी नहीं। इसके बावजूद भी हाई कोर्ट से ये और सुप्रीम कोर्ट से मजदूर जो अंडरटेकिंग मानते हुए 31 जनवरी 1994 को क्वार्टर खाली करने के जो आर्डर दिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने फैसले में इस जो जमीन को सरकारी जमीन माना है। अब सर आपने इतनी बात बताई और आप एक तुल में बताई जा रहे हैं कि DDA जो ये है दिल्ली क्लोथ मिल जो है, उसने बड़े बड़े जो है धांधली के जो काम किए हैं। आप अपनी बात ऐसे ही नहीं रख रहे, प्रूवों के साथ आप रख रहे हैं। अब मुझे एक बात का जवाब दीजिए, दिल्ली के उपराज्यपाल ने इसके पुनर्निर्माण की योजना को क्यों बहाल कर दिया, क्यों मंजूरी नहीं दी? कमाल कर दिया। इसका मतलब आपको जानकारी कैसे है, लेकिन LG महामहिम, आप देखिए, जो सरकारी जमीन होने के कारण हम जो जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन उपराज्यपाल मार्कंडे सिंह थे उस समय, मार्कंडे सिंह, और उपराज्यपाल PK दवे जी भी रहे हैं उस समय, जो तत्कालीन रहे। उन्होंने जो DCM लिमिटेड की पूर्ण विकास की योजना को नामंजूर कर दिया था और इस आशय की सूचना 31 अगस्त 1991 के दैनिक जनसत्ता और 10 मार्च को 1993 के दैनिक राष्ट्रीय जो सहारा है उससे मिली। उसकी न्यूज कटिंग है मेरे पास में। और हमारे पास लेकिन जो DCM लिमिटेड के ने पूर्ण विकास के नाम पर बड़ी चालाकी से, धूर्तता से यहाँ जो रिहायशी व व्यावसायिक फ्लैट्स का निर्माण अंसल बिल्डर्स और जो कैलाशनाथ बिल्डर्स इनके साथ मिलकर जो किए और वहां पर बिल्डिंगें बना दी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसमें यह भी था कि भाई आप किसके लिए फ्लैट बना रहे हो। इन्होंने कहा, अंसल ने और कैलाशनाथ बिल्डर ने, कि जी हम तो वहां रह रहे जो मजदूर रहे, आवास था, उनके लिए बना रहे हैं। उन्होंने कहा भाई आप उनकी लिस्ट लाओ, लेकिन लिस्ट में एक भी नाम नहीं आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको ध्वस्त कर दो, डेमोलेशन कर दो, और डेमोलेशन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ उस समय। तो अब कौन सा यहाँ पर मक्खी छिप गई कि अब दोबारा से यहाँ पर कुछ सालों बाद ही ये यूनिटी ग्रुप और DCM वाले द एमआरएलएस नाम से जो है यहाँ पर फिर निर्माण कार्य कर रहे हैं, टावर्स बना रहे हैं, जादू कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं। माननीय न्यायालय से जो इस संबंध में जो आदेश दिए गए थे, हाई कोर्ट जो कोर्ट है उसने अवैध मानते हुए इस पर रोक लगा दी थी। और जब इनको अंसल बिल्डर को और कैलाशनाथ को सुप्रीम कोर्ट ने फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि जी हमारे को बनाने दिया जाए, लेकिन अवहेलना हुई है और यहाँ लिस्ट मंगाई गई। तब पता चल गया ये DCM के द्वारा जो किया जा रहा है, जो कार्य है, ये कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना है और इसके लिए इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं इसके लिए आखिर तक लड़ाई लड़ूंगा। आप आखिरी तक लड़ाई लड़ेंगे और जब तक लड़ेंगे जब तक न्याय ना मिल जाए? न्याय मिलेगा, क्योंकि हम कोर्ट में विश्वास रखते हैं, भारत के वासी हैं,
हमारा जो ये तथ्य है ना जी, मेरे देख देख के पढ़ के दिमाग में घंटी बजी कि मैं कहा यार क्या फिल्मी स्टाइल के अंदर इन लोगों से अंडरटेकिंग ली गई, इनको यहाँ पर बंद कर दिया गया, कई बार इनके साथ में क्या क्या व्यवहार हुआ है, गरीबों की नहीं सुनवाई हुई। तो अब हम गरीबों के साथ हैं, हम बिल्कुल इसके लिए हाई कोर्ट का रुख अपनाएंगे और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और जो वहां पर आवास मिलने चाहिए थे गरीबों के लिए, उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। उसके अलावा लड़ाई से संबंध ये नहीं है, मैं तो कहता हूं कि अरे भैया डीसीएम वालों, यूनिटी वालों, आप लोग जितने ये टावर बन गए ना, इनको जो आवास वहां पर रहने वाले लोग थे प्रधानमंत्री योजना में दे दो उन गरीबों को, और जो बचते हैं उनको ईडब्ल्यूएस में दे दो। कमाई के पीछे मत पड़ो। और इतना आप डीसीएम को यहाँ जमीन डीडीए ने वापस ली नहीं, इन्होंने यहाँ की भी जमीन रख ली और 181 एकड़ दूसरी जगह भी जमीन ले ली। तो ये गोरख धंधा ज्यादा दिन तक नहीं, मटके का पानी ऊपर तक आने वाला है। तो हमारे साथ थे बादली के पूर्व निगम पार्षद और स्टैंडिंग कमेटी के पूर्व डिप्टी चेयरमैन विजेंद्र यादव, जो तमाम चर्चाओं को लेकर के रहते हैं और इस समय वो डीसीएम को लेकर बड़े बड़े आरोपों को जो है वो खुलासा कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम समय पड़ने पर हाई कोर्ट भी जाएंगे। देखना होगा इस विषय में आगे कहां तक बात पहुंचती है और हाई कोर्ट जब ये जाएंगे तो वहां से क्या रुख होगा। मेरे साथ आकाश, मैं था आपके साथ चिराग जैन, दिल्ली।